साथियों शुभ प्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के इस मॉर्निंग सेशन में। आशा करता हूं जितने भी भाई बहन साथी इस मीटिंग में मौजूद हैं सभी मेरी आवाज सही से सुन रहे होंगे और सभी बहुत ही खुशहाल, बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही उत्साही होंगे आज के इस सेशन को समझने के लिए, सुनने के लिए। क्योंकि साथियों यहाँ पर हम जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी विषय यहाँ पर हो रहे हैं हमारे, वह विषय बहुत ही अनोखे, बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा कि दुनिया से हटके हैं। क्योंकि साथियों आप सबको पता है हम जिस विषय पर यहाँ पर बात करते हैं वो विषय है आज़ाद, इस कोर्स की। और आज़ाद जो कोर्स है साथियों, हमारा जो मिशन है एमएससी यानी कि मिशन स्वदेशी करेंसी, मिशन स्वदेशी क्रिप्टो, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से जो विश्व मुक्त रोग मुक्त समृद्ध भारत अभियान हम लोग अभियान चला रहे हैं पूरे भारत को बचाने के लिए, उसी के माध्यम से ये आजाद कोर्स हम चला रहे हैं। और इस आजाद कोर्स के माध्यम से हम सर्दी से लेकर कैंसर तक हर बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, और वह भी बिना कोई दवा, बिना कोई गोली के, इस विषय पर हम यहाँ पर बात करते हैं। और मुझे अपेक्षा है जितने भी भाई-बहन साथी यहाँ पर आते हैं, उनको ये विषय अच्छा लग रहा है। पता नहीं है अच्छा लग रहा होगा, ये मुझे अपेक्षा है क्योंकि अगर अच्छा लगता तो शायद हमारे ग्रुप में करीब-करीब एडमिशन जो किए हुए हैं, 30 लोगों ने एडमिशन किए हुए हैं, 30 के 30 आते, शायद कुछ लोगों को ही पसंद आ रहा है क्योंकि आज तो हमारे सेशन में संख्या काफ़ी कम है। पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है। नागनाथ सर क्या रीज़न है? आज कोई त्योहार है क्या? नहीं सर, त्योहार तो नहीं है कुछ भी। ओके, फिर भी आज संख्या कम है हमारे लोगों की, पता नहीं शायद जो जो नॉलेज यहाँ पर दिया जा रहा है, नागनाथ सर आपसे पूछना चाहूँगा क्या आप लोगों को पसंद आ रही है यहाँ पर जो सिखाई जाने वाली बातें हैं वो? यस सर, यस। तो फिर बाकी लोगों को ये क्या बातें तकलीफ है सर? मुझे तो ऐसा लगता है सर, ये बातें अच्छी लगने से ज़्यादा बेहतर है कि हम उसको समझकर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है सर, और ये बातें सुनने के लिए नहीं है, ये बातें इम्प्लीमेंट करने के लिए है। इसलिए जो चीज़ें यानी कैसी कड़वी रहती है, जैसे मेडिसिन है और कोई है, जल्दी उठना है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, लेकिन ज़्यादा दूर की लोग सोच नहीं पाते, इसलिए मुझे लगता है ये हो रहा है। ओके सर, ओके सर। चलो ख़ैर कोई बात नहीं है, वैसे तो अ, मैं पहले से ही बात करता हूँ यहाँ पर कि 10% लोगों को हमें बचाना है। फिर भी हमारे ग्रुप में 30 लोग हैं और उसमें से करीब-करीब यहाँ पर अगर 13-14 लोग हैं तो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। करीब-करीब 40-50% लोग आते हैं, फिर भी हम तो सोच रहे हैं कि 150 करोड़ लोगों में से हम 15 करोड़ लोगों को भी बचा पाए तो काफ़ी है, क्योंकि अच्छी बात है कि बाकी लोग नहीं रहेंगे तो कम से कम ये 15 करोड़ लोगों के हिस्से पे ज़्यादा घर, ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा प्रॉपर्टी आएगी। है ना नागनाथ सर? बराबर। दूसरे क्योंकि भी काम करने वाले चाहिए सर। जी सर, जी सर। देखिए क्या है ना कि ये बातें भले ही कुछ लोगों को मज़ाक लगती हो, कुछ लोगों को ये बातें लाइटली लगती हो, लेकिन मैं आप लोगों को ईमानदारी से बोलूँ कि आने वाला 20 साल के बाद का जो भविष्य है ना, वो मुझे क्लियरली दिखता है। 20 साल बाद 80% लोग कैंसर, हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों से इस दुनिया का कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं होगा जो इनको बचा पाएगा। लेकिन ये बातें 20 साल बाद की है ना, तो आजकल कैसे है, लोगों का कैसा मानना होता है, आज क्या है, आज का जिएंगे, कल देखेंगे, आज जीना है हम लोगों को, कल किसने देखा, ये लोग सोचते हैं। लेकिन हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। जो खेल खेल रहे हैं ना आजकल के लोग, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कभी उनको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि ये जो स्वार्थ के कारण जो लोग भारत देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं,
यानी कि जो मिलावट की चीज़ें खिलाई जा रही है, जो रसायन खेतों में इस्तेमाल हो रहा है या जो अन्य चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है, ये इतना भयावह है कि आने वाली पीढ़ियाँ कभी माफ़ नहीं करेगी। और मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ ये सच्चाई है, मैंने वैसे भी ये बातें बहुत बार शेयर भी की है कि आजकल करीब-करीब 80% माँ, यानी कि जो महिलाएँ हैं, वो बच्चे को जन्म देने की काबिलियत की नहीं रही है। भले आप ये माने या ना माने। हाँ, 20% मैं मानता हूँ कि सिज़ेरियन जो होते हैं 20% वो जानबूझकर किए जाते हैं, लेकिन 80% सिज़ेरियन जो हो रही है, जो डिलीवरी हो रही है ऑपरेशन करके, ये मजबूरी के कारण हो रही है। क्योंकि वो माँ जो है ना, वो बच्चे को जन्म देने के काबिल ही नहीं है। उसमें भी और एक चीज़ मैं आपको घटना सच्ची बताता हूँ आपको कि मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, हालाँकि विषय आज का अलग है, लेकिन ये आया विषय इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिन जिन माँ-पिता को बच्चों का सुख मिल ही नहीं रहा है। यानी कि आदमियों में शुक्राणुओं की बहुत भयानक घट या मैं कहूँगा कि कमज़ोर शुक्राणु और महिलाओं में अंडबीज पैदा न होना। ये घटनाएँ मेरे पास साल में हज़ारों पेशेंट आ रहे हैं कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनको ट्रीटमेंट कर के आप इसलिए तो आप टीवी पे भी जाहिरात भी आ गई, टेस्ट ट्यूब बेबी वाले हॉस्पिटल चलने शुरू हो गए हमारे देश में। क्योंकि ना आदमी ना औरत बच्चे पैदा करने के काबिल बच नहीं रहे हैं। यानी कि आने वाले 20 साल के बाद की अगर मैं बात करूँ, भविष्यवाणी की अगर मैं बात करूँ तो ये सच्चाई है। कुछ लोगों को ये हज़म होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आने वाले समय में बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। होंगे ही नहीं, 20 साल के बाद तो बच्चे पैदा ही नहीं होंगे और इसके बारे में मैंने आपको पडरे का उदाहरण दिया था कि पडरे गाँव में आज 30-40 साल पहले जो बच्चे पैदा हुए थे, अभी नए बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं, तो वो वही होने वाला है। और जो है उस पडरे गाँव में वो सब कैंसर ग्रस्त 90% लोग कैंसर से या फिर विकलांग है या किसी अन्य बीमारी से परेशान है। अगर यही स्थिति पूरे भारत की हुई तो सोचिए 20 साल बाद भारत में क्या होगा? लेकिन एक बात खुशी की है कि जो लोग आज़ाद कोर्स के माध्यम से एमएससी में जुड़े रहेंगे, ये लोग ज़िंदा रहेंगे, इतनी तो मुझे गारंटी है। अब ये भले हम 14, 15, 20 लोग होते होंगे यहाँ पर, लेकिन आने वाले समय में 2-4 साल में ये करोड़ों में रहेंगे। क्योंकि भले ही सब लोगों में अक्ल ना हो, लेकिन कुछ लोगों में अक्ल अभी भी ज़िंदा है। भले ही इस 100% लोगों में ना हो, लेकिन 10% लोगों में है। इसलिए तो 30 में से 14-15 लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना। अगर वैसे ही होते तो सब के सब नहीं आते। वैसे ही जब हमारी बात पूरे भारत में फैलेगी तो भले ही 150 करोड़ लोग हैं, उसमें से 10, 15, 20 करोड़ लोग हमारे साथ में आएँगे और वही ज़िंदा रहेंगे। आप भले ही ये बात मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे पता नहीं। बाकी लोग इतनी भयानक बीमारियों से मरेंगे कि उसकी कोई गणना ही नहीं कर सकता कोई गिनती ही नहीं कर सकता कि इतना भयानक भविष्य है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। खैर कोई बात नहीं है, बढ़ते हम अपने सेशन की तरफ साथियों। पिछले कुछ दिनों से हम पंच तत्वों के बारे में यहाँ पर स बन ब मतलब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों का बना हुआ है और आजकल ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि 20 साल के बाद ये भविष्यवाणी है मेरी, आप गाँठ बाँध के रखिए, भले ही कुछ लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे, आने वाले 20 साल में न 80% लोग इस दुनिया से चले जाएँगे। चले जाएँगे मतलब चले जाएँगे, कैंसर से चले जाएँगे, हार्ट अटैक से चले जाएँगे। अभी तो आप देखते हैं ना चलते गाड़ी में कई बार ऐसी घटनाएँ हो रही है, कार चलाते-चलाते हार्ट अटैक आ गया और वो कार बेकाबू हो गई और वो मर गया। बस चलाते-चलाते बस का क ड्राइवर हार्ट अटैक आकर मर जाता है, स्टूडेंट बच्चों की गाड़ियों का मर रहा है। ऐसी घटनाएँ आप उस दिन वो जो मैंने बताया था आप लोगों को कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते-पिलाते मर रही है। कोई शॉपकीपर दुकान चला रहा है, खड़े-खड़े वहाँ पर मर रहा है। मतलब ये घटनाएँ आज ही हो रही है। और सैकड़ों, हज़ारों घटनाएँ अभी घट रही हैं। 20 साल बाद क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। अब साथियों, इसी घटनाओं से लोगों को बचाने के लिए हम ये कोर्स चला रहे हैं और यहाँ पर ये घटनाएँ क्यों हो रही है? क्योंकि हम बने हैं पंच तत्वों से और हम छठा तत्व अपने शरीर में धारण कर रहे हैं, इसी के कारण ये घटनाएँ हो रही हैं।
और वो छठा तत्व कौन सा है? वो छठा तत्व है केमिकल। इसके बारे में हमारा विषय जा रहा है और हमने पिछले महीने भर में 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमारा ये क्लास शुरू हुए, छुट्टी-वुट्टियाँ 2, 4, 5 छुट्टियाँ छोड़े तो हम महीने भर से बात कर रहे हैं और हमने यहाँ पर बहुत सारे विषयों पर चर्चा की हुई है। तो अभी जो चल रहा है हमारा कि छठा तत्व कहाँ से आता है? चाय से आता है, शक्कर से आता है, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, मैदे की चीज़ें और रासायनिक खाद डाले हुए अनाज से आता है। तो हमने कल मैं भी रिवीजन नहीं लूँगा क्योंकि समय फालतू का चला जाएगा क्योंकि हम सबको पता है। तो हमने साथियों कल जो बात की थी या हमने पिछले सेशन में जो बात की थी वो हमारी रिफाइंड तेल के बारे में बात हुई थी कि रिफाइंड तेल कितना जहरीला है। हमारे देश में जो रिफाइंड तेल के नाम पर जो तेल खिलाया जा रहा है वो जहर खिलाया जा रहा है। और वो तेल अगर कोई भी परिवार खा रहा है, तो मैंने बताया आप लोगों को, उस परिवार को दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। हड्डियों की बीमारियों से, हार्ट अटैक की बीमारियों से, पैरालिसिस की बीमारियों से, कई सारी बीमारियों से कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। क्यों नहीं बचा पाएगा? क्योंकि उसके अंदर कोलेस्टेरॉल है। एलडीएल है, वीएलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है और ये ऐसे कोलेस्टेरॉल है। एक बार गूगल जाकर चेक कीजिए एलडीएल से क्या होता है, वीएलडीएल से क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड से क्या होता है। एक बार सर्च कीजिए क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि भले ही मैं झूठ या सच बोल सकता हूँ लेकिन गूगल झूठ नहीं बोलता है। गूगल पे हर हर जानकारी मौजूद है। चलिए, तो साथियों हम रिफाइंड तेल के बारे में बहुत डिटेल्स में हमने बात की है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिफाइंड नमक। साथियों, भारत देश का भाग्य कहूँ कि दुर्भाग्य कहूँ, रोज खाने में तेल के बाद अगर कोई चीज लगती है तो वो नमक है और ये नमक पूरे भारत में आज रिफाइंड नमक इस्तेमाल हो रहा है। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आप लोगों को शब्दों में शायद इसका विश्लेषण कर पाऊँ। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि नमक कहाँ से बनता है? ज़रा कौन बताना चाहेगा मुझे? ये मतलब मैं आप लोगों को समझा पाऊँगा फिर कि कौन-सा नमक अच्छा है, कौन-सा नमक बुरा है या फिर क्या है ये सब राजनीति, क्या है सब ये षड्यंत्र, वो मैं ज़रा डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो नमक कहाँ ब तैयार होता है ज़रा मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से। यहाँ पर राधेश्याम जी ने हैंड रेज़ किया है। जी सर, बताइए आप, कहाँ तैयार होता है नमक? नमक ये समुद्र के पानी से तैयार किया जाता है। ओके सर जी, कंपनी बहुत बढ़िया, कंपनी बहुत में बनता है। ओके, ओके, ओके। बहुत बढ़िया कि सर ने यहाँ पर कहा कि वैसे तो ये जानकारी मुझे ऐसा लगता है छोटा बच्चा भी कहेगा, आप बोलेंगे सर ये क्या सवाल पूछ रहे हो, नमक कहाँ बनता है? कोई बहुत हार्ड सवाल नहीं था, आप बोलेंगे कि कुछ भी पूछते रहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बताऊँगा। नागनाथ सर है हमारे शायद नागनाथ सर भी कुछ ब बोलना चाहते हैं सर, क्या बोलना चाहोगे बोलिए? वही अभी राधेश्याम जी सर ने बताया वही सर। ओके, समंदर समुद्र के से ही पानी से बनता है और दूसरी जानकारी जो हमने पहले नहीं सुनी थी, आपने दी है रॉक साल्ट के बारे में। ओके सर जी, ओके सर जी। तो देखिए साथियों, हम ये कहते हैं कि अभी फ़िलहाल हमारे भारत देश में अगर नमक की बात करें, आप कौन-सा नमक खाते हैं? ऐसा सवाल मैंने हज़ारों लोगों से पूछा है अब तक। क्योंकि मेरे बहुत बड़े-बड़े सेमिनार होते हैं, सेशंस होते हैं फिज़िकल होते हैं बहुत सारे, तो उसमें मैंने जब सवाल पूछा, तो मैंने उनको अगर पूछा कौन-सा नमक खाते हैं, तो वो बोलते हैं टाटा का नमक। क्योंकि जाहिरात में वही दिखाया जाता है ना, नमक हो टाटा का, टाटा नमक। लेकिन टाटा नमक कहाँ से बनाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि साथियों, टाटा के अब नमक की कोई ऐसी फैक्ट्री तो है नहीं कि उसका कोई रॉ मटेरियल लाए और वो उससे नमक बने, ऐसा तो कुछ है नहीं। नमक कोई बना ही नहीं सकता, ये कुदरत ही बनाता है और ज़ाहिर-सी बात है समंदर के पानी से बनाया जाता है। अब मज़े की बात ये है कि नमक को प्रोडक्शन कॉस्ट अभी जो आप नमक खाते हो, मुझे नहीं पता आप लोग जो नमक खा रहे हो क्या किलो से मिलता है? क्या भाव से मिलता है जो टाटा नमक आप इस्तेमाल करते हो? राधेश्याम जी क्या क्या रेट लाते हो आप? क्या भाव है उसका? 30 रुपए किलो मिलता है सर, टाटा का। टाटा टाटा नमक ₹30 किलो है? हाँ 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 सर। माय गॉड! मुझे पता नहीं था। चलिए ठीक है। तो साथियों
सोचने वाली बात ये है कि टाटा नमक जो अभी मिल रहा है, मुझे पता नहीं था, सर ने बताया यहाँ पर कि 30 रुपए किलो अभी टाटा नमक मिल रहा है, ऐसा उनका कहना है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक बहुत बड़ी धक्कादायक जानकारी दूँगा। आप जो नमक 30 रुपए किलो से खाते हो, ये कितने रुपए का बनता होगा? नमक अगर मैं ईमानदारी से अगर इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बोलूँ, तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 30 पैसे भी नहीं है, 30 पैसे। इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये 30 पैसे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नमक बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल नहीं लगता है। कोई चीज़ नहीं लगती है नमक बनाने के लिए। फिर नमक बनता कैसे है? ये किसने किया? नागनाथ सर आप करते हो क्या ये? क्या सर? नागनाथ ये वाला जो स्क्रीन पर आया है ये मल्टीपल स्क्रीन, नहीं सर, नहीं नहीं। कौन करता है ये? कल भी मीटिंग में ऐसे ही किसी ने किया हुआ था। अभी आज हम्म। आज तो वो लोग है भी नहीं। आज नहीं सर, वो टेक्निकली हो जाता है कभी कभी। टेक्निकली हो जाता है। आपने को यानी सर्कर दब गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, कल्सर तो मैंने दबाया नहीं, मैं तो इधर था। चलिए हम्म। ठीक है। देखते हैं अभी ये जाएगा कैसे जाएगा मुझे पता नहीं है ये। स्क्रीन शेयर ओके, करनी है क्या? स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने। आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा? वही सब क्लियर नहीं है। तो वही ना मल्टीपल सर, स्क्रीन कल दिख रहा की है ना यहाँ। मीटिंग का कल की जी मीटिंग मैम। का वीडियो है सर। हाँ कल जो दीदी आया जी। था ना में वो वीडियो है सर अभी। मैं समझ नहीं पाया वो क्या बोल रही दीदी। कल जैसे आपने बताया था ना ये किसने चालू करा है तो वैसे ही आ रहा है सर आज। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना मल्टीपल स्क्रीन आ रहा है। हम्म। हम्म। चलिए। तो ये कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता, कहाँ से किसने किया है ये मुझे भी नहीं पता है। अभी गया सर। गया मतलब वो मैंने दूसरी तरफ स्क्रीन लेकर गया था। चलिए कोई खैर कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या है। तो ये किस ओके। करता कौन है लेकिन इसको मैं वही समझ नहीं पाया हूँ। चलिए, रहने देते हैं, हमें वैसे भी कुछ दिखाना नहीं है, बात ही करनी है। ओके। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि हम जो नमक खा रहे हैं, जो अभी राधेश्याम जी ने यहाँ पर कहा कि हम 30 रुपए किलो नमक खाते हैं और ये 30 रुपए किलो का नमक जो है, जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये नमक 30 पैसे किलो से मिलता है। ध्यान से सुनिए, यानी कि ये इसको नमक बनाने में क्या क्या टेक्नोलॉजी है? कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है नमक बनाने में, सीधी-सी बात है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ। चलिए, मैं स्क्रीन ऐसा रखता हूँ ताकि वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है देखने के लिए। तो साथियों कोई और चीज़ लगा देता हूँ लगे तो चलिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली चीज़ लगा देता हूँ, स्क्रीन पर दिखेगी कुछ अच्छा। ఆయన లోన్స్ ఉన్నాయండి మేడం. चलिए, ये रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आवाज़ आ रही है नागनाथ सर? हाँ सर, हाँ अभी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है सर। ओके, ओके, लेकिन ओके, वो चलिए। डीएम आईटी का ईएमआई है। का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वो तो नहीं दिख रहा है। चलिए, तो साथियों कहने का मतलब ये है कि हम जो नमक खाते हैं, 30 रुपए किलो अभी जो नमक आप खरीद रहे हो, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट 30 पैसे है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो सकता है, 30 पैसे में कैसे नमक बनेगा? सिंपल सी बात है, समंदर के पानी को बाल्टी भर लाकर भरकर लाकर रखिए, बस उसका नमक तैयार होता है। इसमें कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की होती, इसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं, कुछ नहीं होता। समंदर के पानी का बस उसको बाल्टी भर के धूप में रख दीजिए, वो सूख जाएगा तो नमक तैयार होता है।
फिर सोचने वाली बात यह है कि 30 पैसे का नमक हमें 30 रुपए किलो खिलाया क्यों जा रहा है? तो उसके लिए साथियों एक नाटकबाजी फिर, क्योंकि होता है ना 30 पैसे की चीज़ अगर 30 रुपए के लोगों को खिलाओगे तो लोग पूछेंगे ना कि भाई तुम साला इतना महँगाई हो गई है क्या? तुम इतना लूट रहे हो लोगों को? तो फिर कंपनी ने एक नाटकबाजी उसमें लाई है और वो नाटकबाजी क्या है? वो नाटकबाजी है रिफाइंड नमक, कि हम रिफाइंड नमक देते हैं। जिनका माइक शुरू है अपना माइक बंद रखिए कृपया। तो रिफाइंड नमक के नाम पर, अब रिफाइंड नमक क्या होता है ये थोड़ा-सा सबको समझना है। स्मिता पाटिल मैडम आपका माइक चालू है। तो रिफाइंड नमक क्या चीज़ है? थोड़ा-सा हम लोगों को समझना ज़रूरी है। रिफाइंड नमक होता है साथियों एल्यूमिलियम सिलिकेट नाम का एक केमिकल होता है, ये रिफाइंड नमक में डाला जाता है। एल्यूमिलियम सिलिकेट नाम का एक केमिकल इसके इसके अलावा और भी कई सारे हैं, लेकिन एल्यूमिलियम सिलिकेट डाल के, क्योंकि देखिए आपने अगर समंदर का नमक देखा होगा तो वो ऐसे खड़े-खड़े आते हैं, ऐसे पत्थर जैसे टुकड़े-टुकड़े आते हैं, बड़े-बड़े, बड़े-बड़े टुकड़े आते हैं। अब उसको जब आप जाहिरात देखोगे तो फिर हमारा जो नमक है वो सर्र से गिरता है, दाना-दाना एक समान, ऐसी जाहिरात आप देखते होंगे, ऐसे विज्ञापन देखते होंगे। तो वो जो दाना-दाना एक समान वाली बात है, या फिर बारिश में अन्य जो नमक होते हैं, जो समंदर के ओरिजिनल नमक होते हैं, उसको मॉइस्चर लग जाता है। क्योंकि पानी से बना हुआ नमक है तो ज़ाहिर-सी बात है वो नमक नेचुरली मॉइस्चर पकड़ेगा, क्योंकि पानी है नमक मतलब। तो पुराने ज़माने में जो नमक हुआ करता था, वो पानी मतलब गिल्ला हो जाता था। हम ऐसे अगर उसको डालने जाएँगे तो वो हाथ को चिपकता था। लेकिन अभी टाटा नमक नहीं चिपकता है, या टाटा जैसा और कोई अंकुर-फंकुर जो भी कुछ होंगे, वो चिपकते नहीं हैं। क्यों नहीं चिपकते हैं? क्योंकि उसके अंदर एल्यूमिलियम सिलिकेट नाम का बहुत घटिया केमिकल मिलाया जाता है। उसके अलावा और भी उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं साथियों, और उस केमिकल की वजह से शरीर में जब ये केमिकल जाता है, आपके जानकारी के लिए बता दूँ, ये बहुत ही घातक है शरीर के। वैसे तो समंदर का नमक जो होता है, ये सिर्फ़ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये खाने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे देश में पैसा कमाने के लालच में कुछ भी बेचा जा सकता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, भारत और पाकिस्तान जब तक अलग नहीं हुआ, तब तक भारत देश में पिछले हजारों सालों से कभी समंदर का नमक खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर आप इतिहास आपने कभी सुना होगा ना, वो नमक का आग्रह सत्याग्रह ऐसा कुछ हुआ था, गांधी जी ने किया हुआ था। साथियों ये इतिहास है हमारे लिए कि नमक जो होता है वो समंदर का कभी खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को पूछता हूं, समंदर में पानी कहां से आ रहा है? एक बार खुद से पूछिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप जो गलती कर रहे हो वो गलती है क्या एग्जैक्टली। अब जो समंदर में पानी आ रहा है, कहां से आ रहा है? नदी से आ रहा है। नदी में पानी कहां से जाता है? नालों से जाता है। नाले में कहां से जाता है? गटर में से जाता है। आपके घर में जो वॉशिंग पाउडर से कपड़े धोए जाते हैं, वो नाले में पानी जा रहा है, गटर में जा रहा है। आपके घर में जो टॉयलेट हो रहे हैं, वो टॉयलेट का पानी वो गटर में जाता है, वो नाले में जाता है। आपके घर में जो जो कुछ भी गंदगी निकालने के लिए आप धोते हो, वो सब गटर में जाता है, गटर से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से समंदर में जाता है। उसके अलावा उसके अलावा भारत देश में साथियों उसके अलावा भारत देश में रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है पूरे भारत देश में। आप जानते हैं कितना भयानक रसायन खेतों में इस्तेमाल होता है। मैंने उस दिन भी कहा था आप लोगों को। और ये जो रसायन इस्तेमाल हो रहा है, किसान जो ट्रकों से केमिकल खेतों में डाल रहे हैं, बारिश से वो केमिकल पूरा का पूरा बहकर नालों में आता है,
किसान क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं फसल पर, केमिकल का छिड़काव करते हैं। ऐसे-ऐसी जहरीली केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई इंसान अगर उसको 5 मिलीलीटर पी ले तो 5 मिनट में मर जाता है। 5 नहीं 2 मिनट में ही मर जाता है, इतने भयानक-भयानक रसायन इस्तेमाल हो रहे हैं खेतों में। अब किसान जो इस्तेमाल करता है फसल पर छिड़काव करने के लिए, तो क्या वो फसल पर ही इस्तेमाल करता है? नहीं, वो पूरे ज़मीन पर भी इस्तेमाल हो रहा है, पूरे मतलब जिधर नहीं उधर गिरता है। उसके अलावा हर्बिसाइड आपने सुना होगा तणनाशक जिसको बोलते हैं हर्बिसाइड, पूरे ज़मीन पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि मतलब जो घास-फूस उगती है, उसको खत्म करने के लिए किसान करोड़ों लीटर हर साल हमारे भारत देश में हर्बिसाइड इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है, फंगिसाइड इस्तेमाल होता है, एक्केरीसाइड इस्तेमाल होता है। इस तरह से कई सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं, भारत देश की ज़मीन पर किसान करते हैं और वो पूरे के पूरे केमिकल बहकर बारिश के साथ समंदर में चले जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कुछ लोगों का ऐसा दिमाग में भ्रम है, वैसे तो ये विषय आगे भी आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को अभी आ रहा है विषय तो वो बताता हूँ। किसी कुछ लोगों का ऐसा भ्रम है कि पानी से धोने से केमिकल खत्म हो जाते हैं। ऐसे कई पेस्टिसाइड्स हैं जिनको 50-50 सालों से बैन किया हुआ है, विदेशों में बैन किया हुआ है, लेकिन उन लोगों के खून को अगर जाँचा जाए तो उनके खून में आज भी वो केमिकल मिल रहा है। आज भी 50 साल पहले जो बैन हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल लैबोरेटरी यानी कि लैब में जब उसका निर्माण किया जाता है, तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि वो एक बार बनने के बाद सैकड़ों सालों तक पृथ्वी से जाता नहीं है, खत्म नहीं होता है वो। कहीं न कहीं इधर से उधर, उधर से इधर आता रहता है। और साथियों, ये सब केमिकल इतने घटिया केमिकल सारे बारिश के पानी से बहकर नाले में जाते हैं, नाले से नदी में जाते हैं, नदी से समंदर में जाते हैं। और समंदर के पानी में वो जो केमिकल इकट्ठा हुए, आप जानते होंगे कुछ ऐसे कंपनियां हैं, आपने देखा होगा बहुत बार बवाल चलता है। अभी पंढरपुर में जो नदी बहती है, उस नदी में झाग पैदा होता है, झाग। बहुत मतलब चला वो खेल। तो जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, वो केमिकल इंडस्ट्रीज क्या करती है, पूरा वेस्टेज केमिकल उस नदी में डाल देती है। वो बहकर कहाँ जा रहा है, समंदर में जा रहा है। और उसी से ये पानी से ये नमक बनता है साथियों, जो नमक आप खा रहे हो। आप सोचिए ना, आप खा क्या रहे हो? क्या वो नमक है? नहीं, वो ज़हर है, ज़हर। और वही ज़हर आप रोज़ अपने घर में, अपने थाली में परोस-परोस कर खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, माँ-बाप को भी, पत्नी को भी, पति को भी, सबको ये ज़हर खिलाया जा रहा है। और इतना ज़हरीला ये नमक है और उसको ऊपर से जो कंपनियाँ होती हैं, अभी 30 पैसे में वो बन रहा है और उसको ₹30 में बेच रहा है, तो कुछ ना कुछ नाटकबाज़ी करेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें एल्यूमीनियम सिलिकेट मिलाएँगे उसमें, उसमें अन्य केमिकल मिलाएँगे, उसको ऐसे मतलब दाना-दाना, दाना-दाना बनाएँगे। ये दाना-दाना जब बन जाता है ना, तो ये ज़हर बन जाता है नमक, सबसे पहले तो बात मैं बताऊँ। क्योंकि एल्यूमीनियम सिलिकेट एक ऐसा ज़हर है, आप गूगल जाइए, सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। एल्यूमिनियम सिलिकेट जब शरीर में जाता है साथियों, तो सबसे भयानक चीज़ होती है हमारा जो हृदय होता है और हमारा जो फेफड़ा होता है, इसमें भयानक ब्लॉकेज तैयार होते हैं। ये जो समंदर का नमक है, इसमें बीपी का प्रॉब्लम, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है ना, वो जो नमक है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है हमारे शरीर में, क्योंकि वो मिलाया गया है। एल्यूमिनियम सिलिकेट से दमा, अस्थमा तुरंत हो जाता है, तुरंत हो जाता है। और ऐसे घटिया केमिकल डाल के वो नमक हमारे घर-घर में बेचा जा रहा है और वो नमक खाकर हम अपेक्षा ये रखते हैं कि मेरा परिवार निरोगी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा परिवार बीमारियों से मुक्त रहे। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगा, जो कोई भी आप समंदर का नमक खा रहे हो, किस कंपनी का खा रहे हो, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। आप टाटा का खाओ, अंकुर का खाओ, विमल का खाओ, निरमा का खाओ, बहुत सारी कंपनियाँ आ चुकी हैं अभी नमक बनाने के लिए। लेकिन वो है समंदर का ही नमक। फ्री में भी कोई आपको ये नमक दे रहा है, तो फ्री में भी ना खाएँ, फ्री में। क्योंकि
नमक आप अगर चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। आप ट्राई करके देखो, जिसका बीपी हाई है, उस बंदे को 1 ग्लास नमक का पानी पिलाओ और पहले उसका मतलब बीपी नापो और बाद में उसका बीपी नापो। आपको तुरंत कुछ डिग्री बीपी बढ़ा हुआ पाएँगे आप, इतना भयानक होता है ये समंदर का नमक। कभी भी ना खाएँ। अब फिर कौन-सा नमक खाएँ? सिंपल सी बात है, कौन-सा नमक खाएँ? तो साथियों, सेंधा नमक ये जो होता है, ये खाने लायक नमक होता है, सेंधा नमक। अब आप बोलेंगे फिर सेंधा नमक कैसे बनता है? तो सेंधा नमक जो बनाया जाता है, उसको कोई भी बनाता नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, जब पाकिस्तान हमारे मतलब पूरा भारत में पाकिस्तान जो था, वो पूरा भारत का हिस्सा था, तो लाहौर और उस मतलब जो पाकिस्तान के हिस्से में गए जो पंजाब है, लाहौर है या अन्य उस साइड में जो पहाड़ी है, ये जो सेंधा नमक है, उस पहाड़ पर अपने आप बनता है बारिश के पानी से। समंदर में तो पूरा केमिकल और क्षार बह रहे हैं, लेकिन ये जो नमक बनता है, ऐसे कुछ पहाड़ है क्योंकि कुदरत बहुत मेहरबान है इंसान के ऊपर। शायद भगवान को पता था या कुदरत को पता था कि इनको नमक लगेगा, इसके लिए उन्होंने ऐसी कुछ पहाड़ बनाए हैं, वहां पर बारिश का पानी जैसे ही गिरता है, अपने आप उस पानी का नमक बन जाता है। पहाड़ी नमक बोलते हैं उसको, जो सेंधा नमक होता है। और वही नमक खाने, क्योंकि उसमें ना कोई केमिकल जा रहा है, ना कोई कुछ नहीं है उसमें। बारिश के पानी से बन रहा है तो केमिकल कहाँ से आएगा उसमें? और उसको रिफाइंड करे किया हुआ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। आपने अगर देखा होगा, सेंधा नमक बेचने वाले बहुत सारे ऐसे मतलब उधर के लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रक के ट्रक लेकर या ट्रैक्टर के ट्रैक्टर लेकर बैठते हैं ऐसे रोडों के आजू-बाजू में। बड़े-बड़े पत्थर होते हैं, 50-50 किलो के, 25-25 किलो के, खरीद के लाइए वो पत्थर। उसको मतलब कूट कर, पीस कर, बारीक कर लीजिए और वही नमक आपके लिए सही है। क्योंकि ये जो नमक है साथियों, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। इंसानी और आप ट्राई करके देखिए, मैं आपको एक ईमानदारी से उदाहरण बताता हूँ। किसी को अगर बीपी है, बीपी, उसको समंदर का टाटा-वाटा नमक खिलाइए, वो बीपी अपने आप बढ़ेगा। और आप क्या करें, उसी व्यक्ति को सेंधा नमक खिलाएँ, अपने आप बीपी कम होगा। थायराइड की जो समस्या है ना, थायराइड वालों को आप क्या करें, समंदर का नमक खिलाएँ और सेंधा नमक खिलाएँ। थायराइड अपने आप गोलियों की पावर कम होगी। यानी कि ये जो नमक है साथियों, ये एक तरह से दवा जैसे काम करता है, जो सेंधा नमक है। तो आप लोगों से ये मेरा सजेशन है, अगर आप अपने घर में सेंधा अपना सॉरी टाटा नमक या कोई रिफाइंड नमक इस्तेमाल कर रहे हो, इसको तुरंत रोक दें। क्योंकि मैं आपको बार-बार एक चीज़ कह रहा हूँ, आपके घर में खुद के हाथ से पैसे देकर ज़हर आप खुद ही ला रहे हो। जैसे चाय कोई कोई आपको ज़हर देने के लिए नहीं आ रहा है, आप खुद ही पैसे देकर चाय लाते हो और पिलाते हो। शक्कर कोई आपको ज़बरदस्ती बेच मतलब खिला नहीं रहा है, आप खुद जाते हो, पैसे देते हो, शक्कर लाते हो और वो ज़हर खाते हो। रिफाइंड तेल, क्या कोई आपको ज़बरदस्ती खिला रहा है? नहीं, खुद ही खरीद कर लाते हो ज़हर और खुद ही खाते हो। वैसे ही आप नमक भी वही चीज़ है। और दुर्भाग्य की बात क्या है, शक्कर और चाय के बिना तो चल ही जाएगा आपका, लेकिन आपका तेल और नमक के बिना चलेगा ही नहीं, खाना ही खाना है। क्योंकि हर सब्ज़ी में आपको नमक लगेगा और वो नमक अगर ज़हरीला हो, तो सोचिए वो ज़हर हर दिन आपके शरीर में जा रहा है। तेल के बिना खाना बनता नहीं, हर व्यंजन में आपको तेल इस्तेमाल करना है, तो वो ज़हर आपके शरीर में जाना ही जाना है। और ये गलतियाँ मुझे ऐसा लगता है भारत का करीब-करीब हर व्यक्ति कर रहा है। और इसी के कारण मैं जो बार-बार बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में 80% लोग हार्ट अटैक, कैंसर से मर जाएँगे, उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात सोने समय तक लोग ज़हर ही तो खा रहे हैं ना अलग-अलग चीज़ों के माध्यम से। और ज़हर खाकर कौन ज़िंदा बचा है?
जिस व्यक्ति ने डायरेक्ट जहर पिया वो तुरंत मर जाता है, और ये धीरे-धीरे, ये स्लो सिस्टम से अगर आप जहर खा रहे हो तो आप मरेंगे डायरेक्ट नहीं, लेकिन किसी ना किसी बीमारी से मरेंगे, किसी ना किसी व्याधि से मरेंगे। इसीलिए मेरा ये सजेशन है, अगर आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है कोई भी रिफाइंड नमक, तो आज ही उसको फेंक दे, गटर में डाल दे डायरेक्टली, क्योंकि वो गटर का ही पानी है। गटर का पानी बहकर गया था, बस उसको प्यूरिफाई करके आप तक भेजा गया है, लेकिन उसके अंदर वही ज़हर है, जो ज़हर गटर में होते हैं। तो फेंक दीजिए और सेंधा नमक खरीद के लाइए और सेंधा नमक इस्तेमाल शुरू कीजिए। आई होप मेरी बात आप लोगों तक पहुँची होगी और आप उस बात का आचरण भी करेंगे। तो साथियों, ये टॉपिक अभी खत्म करते हैं हम लोग, और किसी को अगर कोई सवाल है तो हमारे पास 5-6 मिनट है, हम कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद में सेशन को क्लोज करेंगे। किसी का कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल को पूछ सकते हो। जी, राधे श्याम जी शायद कुछ पूछना चाहते हैं। सर जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने सवाल को पूछें। बस सर, मेरा जो सवाल था वो शुगर के बारे में था। ये जो मार्केट में सल्फर फ्री शुगर मिलती है सर, क्या वो खा सकते हैं? और जो ओके। पतंजलि का राइस ब्रान मिलता है, क्या वो भी खा सकते हैं? ओके, तो मार्केट में जो सल्फर फ्री शुगर है सर, उसका आकार कौन-सा होता है, मुझे वो बताइए आप? वो ऐसे मोटे आकार के दाने होते हैं सर। उससे बेटर है नमक। सर कि हम से मतलब जो मैंने आपको बताया, खड़ी शक्कर जो आती है, खांड आता है, मिश्री आती है, या खड़ी शक्कर जिसको बोला जाता है, वो खाए सबसे बेहतर है। क्योंकि अगर ये शक्कर ही आप बोल रहे हो, भले ही वो सल्फर फ्री बोल रहे होंगे, लेकिन कोई ना कोई केमिकल मिलाकर उसको, क्योंकि क्यूब में अगर उसको बनाया गया है, क्यूब में आते हैं क्या, ऐसे चौकोनी चौकोनी आते हैं क्या उसके टुकड़े? हाँ हाँ, क्यूब में आते हैं। नहीं, तो फिर उसमें कोई ना कोई केमिकल, क्योंकि क्यूब तभी तैयार होते हैं जब केमिकल मिलाया जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा बिल्कुल ना खाएँ, क्योंकि वो वही खेल है सब, बस सल्फर फ्री बोलेंगे और बाकी दूसरे अन्य केमिकल खिला देंगे हम लोगों को। तो अच्छा है कि हम मिश्री खाएँ, खांड खाएँ, या खड़ी शक्कर जिसको बोलते हैं वो खाएँ। ठीक है सर? और आपने राइस ब्रान के बारे में पूछा कि पतंजलि कंपनी का राइस ब्रान हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? मैं मतलब उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों की भावनाएँ जुड़ी होती है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, इसलिए मैं नहीं सर, उसमें नहीं उसमें जाऊँगा। ओरिजिनल होता है, गामा ओरिजिनल 1300 होता है। हाँ, तो मैंने आपको कल भी कहा था कि गामा ओरिजिनल 1400 जिसमें है, वही इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रॉपर जो आता है वो वही आता है सर। 1300 है तो कुछ ना कुछ मिलावट है, मार्केट में आपको 1000 वाले भी मिलेंगे, 900 वाले मिलेंगे, 600 वाले मिलेंगे, लेकिन जिसमें 1400 आता है वो ओरिजिनल वाला आता है, प्योर आता है, तो वही इस्तेमाल करें। अब मैं ब्रांड के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि पतंजलि, कुछ लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई है। पिछले सेशन में हमारे एक व्यक्ति थे, एक लेडीज़ थे हमारे पुणे से, तो उनको बहुत बुरा लगा था जब किसी ने मुझे रामदेव बाबा के प्रोडक्ट के बारे में पूछा था, तो मैंने कुछ बात की थी, तो उनको बहुत बुरा लगा था। वो बोले, "सर आप ऐसा क्यों बोलते हो? वो बाबा तो बहुत अच्छा आदमी है।" मैं किसी की अच्छाई या बुराई में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा सर, वो गामा ओरिजिनल अगर 1400 पीपीएम गामा ओरिजिनल वाला है, तो आप उसको इस्तेमाल करें। अन्यथा 1400 पीपीएम जहाँ से मिलता है वहाँ से करें, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। ठीक है सर? थैंक यू सर। ओके सर। और कोई भाई-बहन साथी जिनको आज के विषय पर कोई सवाल है या अन्य कोई विषय पर सवाल है, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हो, अन्यथा मैं सेशन को क्लोज़ करूँगा। जी, जी। मंगला दीदी, शायद आपको कुछ बात करनी है, आप अपने सवाल को पूछ सकते हो। मंगला दीदी, आप अपना माइक शुरू करें और अपना सवाल पूछें। समय की कमी है हमारे पास, इसलिए अपना तुरंत माइक शुरू करें प्लीज़। शायद मंगला दीदी का माइक शुरू नहीं हो रहा है, इसके कारण से उनका सवाल हम तक नहीं पहुँच पा रहा है। खैर, कोई बात नहीं है, अन्य कोई व्यक्ति है जिनका कोई सवाल है, तो आप अपना सवाल पूछें, अन्यथा मैं सेशन को क्लोज़ करूँगा। साथियों, आशा है आज का जो विषय हमने यहाँ पर लिया था,
रिफाइंड नमक के बारे में, तो रिफाइंड नमक जीवन में कभी इस्तेमाल ना करें, ना खाने के लिए इस्तेमाल करें, ना सब्जी में इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं सब्जी में हेलो वो सर. इस हाँ दीदी बोलिए, बोलिए। सर सेंधा नमक मध्ये आयोडीन नाही राहत सर. मग एक एक टाइम सेंधा नमक आणि एक टाइम आयोडीन वाला टाटा नमक खाल्ला तर जमल का सर? आयोडीन म्हणजे काय असतं दीदी ते सांगा मला अगोदर? आयोडाइज नमक आपण म्हणतो ना सर, जे आपल्यासाठी थायरॉइड म्हणजे थायरॉइड साठी आहे. ते वाढत नाही आपलं थायरॉक्सिन वगैरे. हे तुम्हाला कोणी सांगितलं एक्झॅक्टली, की बाबा आयोडीन खाल्ल्यानंतर थायरॉइड वाढतं, नाही वाढतं? हे कोणी सांगितलं तुम्हाला एक्झॅक्टली? कोणी नाही सांगितलं, पण नमकमध्ये आयोडीन असते पाहिजे असं. प्रॉब्लम असा आहे दीदी, एक्चुअल हे हां, जाहिरात करणारे आहे, ये जो विज्ञापन आते हैं टीवी पर, ये विज्ञापन हां, वालों ने हमारे खोपड़ी में मतलब भर दिया है कि भाई क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कि आप लोगों को 30 पैसे का नमक अगर 30 रुपए में बेचना है तो कुछ तो कुरापत करनी पड़ेगी ना, फिर आपको बोला गया आयोडीन डालेंगे, आयोडीन डालेंगे। एक्चुअल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंसानी शरीर को जितना आयोडीन लगता है वो हमारे दालों से अपने आप मिल जाता है। हमें एक्स्ट्रा आयोडीन खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको 30 पैसे का नमक 30 रुपए में अगर बेचना है, तो इनको बोलना पड़ता है कुछ ना कुछ। जैसे सलमान खान कोल्ड ड्रिंक पीने पर तूफ़ान उठेगा बोलता है ना, कि कोको कोला पिएगा, हां. थम्स अप पिएगा तो तूफ़ान उठेगा। क्या कभी तूफ़ान उठा है? नाही, हाँ, नाही. वैसे ही ये आयोडीन का खेल है। हमारे शरीर को जितना आयोडीन लगता है, उतना दालों से हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमें कोई आयोडीन की। और अच्छा. हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया। शायद समय हो चुका है, मैं कल इसके बारे में बात करूँगा। अगर कोई मुझे याद दे कल मुझे याद देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो आयोडीन होता है ना, आयोडीन का जो खेल है, ये इंसान को नपुंसक बनाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये जो एक्स्ट्रा आयोडीन हमारे शरीर में डाला जाता है, इससे इंसान के शुक्राणु और लेडीज़ के जो है वो अंडाबीज खत्म हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके बारे में कल मुझे कोई याद दिलाए तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। एक्स्ट्रा आयोडीन शरीर को नपुंसक बनाता है। ये सबने ध्यान रखना है और ये गवर्नमेंट जानबूझकर कर रहा है खेल। ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में आए। आप लोगों को अगर ऐसा भविष्य चाहिए तो फिर आप बिल्कुल टाटा-वाटा नमक खा सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया दीदी ने जो सवाल पूछा कि आयोडीन हमारे शरीर में जितना पर्याप्त है उतना हमें नेचुरली दालों से मिल ही जाता है। इसके कारण से ऊपर आयोडीन नमक हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दीदी? थँक यू सर. थँक यू. थँक यू ओके, सर. थँक यू. ओके, ओके। चलिए तो रुकते हैं यहाँ पर क्योंकि अगले सेशन का समय हो चुका है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।